मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम अध्ययन के देखे मौसी नामक पाठ भीष्म साहनी द्वारा विरचित मौसी नामक पाठ तथा उसके प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन किए थे। उस पाठ के व्याकरण अंश, भाषाभ्यास में रहने वाले व्याकरण अंश के बारे में आज थोड़ा सा देखने वाले हैं। उसमें से क्रिया विशेषण और आगे का लेसन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण आज की कक्षा में क्रिया विशेषण देखने वाले हैं। क्रिया विशेषण में क्या क्या आते हैं आपको यह मालूम रहना है। क्रिया विशेषण में क्या क्या आते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकारों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यह क्रिया विशेषण देखने से पहले और तीन अंश आपको कहना चाहता हूं, वह है संज्ञा। यहां हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं, संज्ञा का मतलब है नाउन। अंग्रेजी में आप कहते हैं ना नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के बारे में कहते हैं, भावनाओं के बारे में कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश, मणिपाल, उडुपी, मिठास, अच्छाई, बुराई, ये सभी संज्ञा के लिए उदाहरण हैं। यहाँ हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको एक और बात पुनर्मनन करेंगे। संज्ञा यह है, आपको अंग्रेजी में नाउन मालूम है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। संज्ञा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रनाउन। प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन इज द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। यह अंग्रेजी में। वह हम हिंदी में देखना है तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं। उदाहरण यह, वह, तुम, हम, आप, मैं, ये सभी उदाहरण हैं, आदि हैं। उसके बाद में आते हैं विशेषण। विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं आपको मालूम है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता के बारे में कहते हैं। एक और बात, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा नहीं तो सर्वनाम के विशेषता के बारे में कहते हैं। यह विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा देखना है तो विशेषण के लिए उदाहरण है सुंदर, अच्छा, बुरा, ये सभी विशेषण के लिए उदाहरण है। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आपको एक और बात कहना हूं, विशेषण कहते हैं, मालूम हुआ ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यह तीनों का भी अध्ययन कर चुके हैं। वर्ब, उसके बाद में आते हैं क्रिया। क्रिया वह शब्द है संज्ञा नहीं तो सर्वनाम के
क्रिया के बारे में कहते हैं, यानी जो कार्य करते हैं ना उसके बारे में कहते हैं क्रिया। उसके बाद में आते हैं क्रिया विशेषण। आपको शायद मालूम हुआ होगा, देखिए संज्ञा मालूम हुआ, सर्वनाम मालूम हुआ, इन दोनों की विशेषता विशेषण कहते हैं। क्रिया मालूम हुआ, क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? नाम ही कह देते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह है जो क्रिया की विशेषता के बारे में कहते हैं। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मान रहा हूं। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता के बारे में कहते हैं। क्रिया की विशेषता के बारे में कहते हैं, उसको विस्तार रूप से अध्ययन करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत विस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे। एक और बात, संज्ञा नाउन कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब। आपको यहाँ मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। अब हम क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं देखेंगे। पुस्तक में विस्तृत तरीके से उन्होंने ही दिया है। यह आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे क्रिया विशेषण कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के साथ हम देखेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है, बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं। यहां आपको एक क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता के बारे में कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता के बारे में कहने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको मालूम है ना, विशेषण संज्ञा नहीं तो सर्वनाम के विशेषता के बारे में कहते हैं। आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। देखिए, रवि और नहीं तो राजू सुंदर लड़का है। देखिए यहां सुंदर, यहां सुंदर शब्द है ना, लड़का की विशेषता है, सुंदर दिखते हैं। यहां राजू की विशेषता है। वही क्रिया की विशेषता के बारे में सोचना है तो देखिए, एक वाक्य है, घोड़ा तेज भागता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, नहीं तो भागता है, दौड़ता है, दौड़ता है। देखिए यह वाक्य और यह वाक्य, यह वाक्य में आप संज्ञा नहीं तो सर्वनाम की विशेषता के बारे में कहने वाले सुंदर शब्द है। वही यहां घोड़ा की विशेषता नहीं है, तेज यह शब्द, यह दौड़ने की विशेषता है। याद रहना है, कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं। शिक्षक कक्षा में धीरे धीरे प्रवेश किए, स्लोली एंटर किए। मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि क्या है, यह तेज है ना, क्रिया विशेषण है। दौड़ने का क्रम कैसा है? तेज है। मालूम हुआ ना, यही शब्द कहते हैं क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण। आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं।
देखेंगे वहां रेखांकित किया है। देखिए घोड़ा तेज दौड़ता है, उसमें तेज रेखांकित किया है, वह क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ धीरे धीरे लिखा, धीरे धीरे को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, उसे हम क्रिया विशेषण के उदाहरण के रूप में लेना है। आखिर क्रिया विशेषण में कितना प्रकार है यह जानना है तो क्रिया विशेषण में 4 प्रकार है। कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। पहला वन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा वन है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा वन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा वन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको यह मालूम रहना है। एक बार हम लिखकर देखेंगे प्रकार के बारे में। 4 प्रकार है, उसमें से पहला वन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आप लिख लीजिए, क्रिया विशेषण। और दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा वन स्थानवाचक, फोर्थ वन परिमाणवाचक। क्रिया देखिए रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, आपको यह देखना है। आखिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उसके लिए उदाहरण देखिए, आपको मालूम हो जाते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन नहीं चाहिए, उदाहरण आपको मालूम हुए तो काफी है। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। किस तरह सुन रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे रीति है, एक स्टाइल ऑफ मूवमेंट, वैसा कहते हैं रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और कालवाचक विशेषण में देखिए, मैं तुम्हारे घर कल आऊंगा। काल यावाग बरते ने, कल आऊंगा, काला समय के बारे में कहते हैं। कल आऊंगा ऐसा कहकर कहने पर वह कल आऊंगा यह क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण देखना है तो रजनी बाहर बैठी है। कहां बैठी है? बाहर बैठी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तो साहनी जी के किताब बहुत लिखे हैं। साहनी जी किताब कितने लिखे हैं? 1-2 नहीं है, बहुत लिखे हैं, बहुत लिखे हैं। लिखे का, लिखने का जो क्रिया की विशेषता के बारे में कहते हैं बहुत। यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा रीतिवाचक की क्रिया विशेषण आपके लिए उदाहरण के लिए आते हैं, फिर भी आपको कालवाचक, स्थानवाचक के, परिमाणवाचक के बारे में भी मालूम रहना है। यह शब्द क्रिया की विशेषता के बारे में कहना है, यह आपको मालूम रहना है। क्रिया विशेषण के लिए जो भी उदाहरण आते हैं ना, वह क्रिया शब्द से पहले आते हैं। आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है, वह ध्यान में रखें तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा जो विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये सभी विचार आप सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपको इनके प्रकारों के बारे में फाइंड आउट करना है, कौन से जो क्रिया विशेषण है यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। वहाँ 5 उदाहरण दिए हैं, देखेंगे। मीरा अच्छा गाती है।
कौन सा विशेषण प्रकार है? मीरा अच्छा गाती है। कैसे गाती है? अच्छा गाती है, वह रीतिवाचक विशेषण है। पहला वन है रीतिवाचक विशेषण है। योगराज कटोरा भर दूध लाया। योगराज कटोरा भर दूध लाया, यह किसके लिए उदाहरण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। सेकेंड वन परिमाणवाचक कटोरा भर दूध लाया। कटोरा भर एक प्रमाण है, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಯಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ತಂದನು। मौसी धीरे से बोलती है। कैसे बोलती है? यहाँ भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है। अभी आई है, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपको अभी समय के बारे में कहते हैं। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खेलने के, पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, इस तरह हम क्रिया विशेषण नामक अंश के बारे में अध्ययन किए हैं। इसमें यदि आपको डाउट्स यानी कोई भी जो डिफिकल्टीज है, तो जब आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त पूछ सकते हैं। आपको यहाँ मालूम रहना है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं। क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, यहाँ आपको याद रहना है। और इनके 4 प्रकार के बारे में भी मालूम रहना है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीति स्टाइल ऑफ कैसे जो कहते हैं, काला कब, स्थाना कहाँ, परिमाण कितना, ऐसे जो शब्द आए तो आपको वह सुनना है। इस तरह हम मौसी नामक पाठ के प्रश्नोत्तर तथा पूर्ण भाषाभ्यास का अध्ययन किए हैं। इसके बाद में हम दूसरा एक और महत्वपूर्ण पाठ उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वह है चेरापूंजी से आया हूं नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चेरापूंजी से आया हूं नामक पाठ प्रदीप पंत के द्वारा लिखा हुआ है। यह एक पाठ एक प्रादेशिक स्थान के बारे में बताने वाले पाठ है। चेरापूंजी कहाँ आते हैं? सही सोचा आपने, चेरापूंजी भारत में आते हैं। भारत में कहाँ है? यह मेघालय में है। मेघालय से राजधानी, मेघालय के राजधानी शिलांग से मात्र 50 to 55 किलोमीटर व्याप्ति पर यह है। चेरापूंजी यह किस लिए सुप्रसिद्ध है? चेरापूंजी यह किस लिए सुप्रसिद्ध है? यह किस लिए सुप्रसिद्ध है? आपने अपने हिस्ट्री पार्ट में सुने हैं चेरापूंजी नामक शब्द। चेरापूंजी यह भारत की सर्वाधिक वर्षा होने का जगह है। जिस तरह कर्नाटक के आगुम्बे है, उसी तरह भारत के चेरापूंजी है। चेरापूंजी में यहां बहुत अधिक मात्रा में भारत में वर्षा होते हैं। भारत का एक सर्वाधिक वर्षा होने की जगहों में एक है, सर्वप्रथम श्रेणी में आते हैं चेरापूंजी। कर्नाटक में आगुम्बे, कर्नाटक राज्य के लिए आगुम्बे प्रदेश यह सर्वाधिक वर्षा होने का जगह है। उसी तरह चेरापूंजी पूर्ण भारत के लिए सर्वाधिक वर्षा होने का जगह है। चेरापूंजी से आया हूं नामक पाठ प्रदीप पंत द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है। इसके बारे में हम प्रदीप पंत के बारे में थोड़ा सा लेखक परिचय देखेंगे। यहाँ
आपके लिए लिखने के लिए नहीं आते हैं, फिर भी आप जानकर रखिए। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए। पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन न्याय ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು शीर्षिका से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के चार संकलन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। यह है प्रदीप पंत जी द्वारा प्रदीप पंत जी का लेखक परिचय है। देखेंगे यह पाठ कितना अद्भुत है। जैसे कन्नड़ में एक पद्य है, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಗಂಡ ಗುಂಡಿ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಜೋಗ ಗುಂಡಿ। यह पद्य है। इसका मतलब है जो वाटरफॉल्स एक बहुत सुंदर स्थान है, जीवन में एक बार जाना ही है, यह कहते हैं। उसी तरह जीवन में एक बार बादलों के सौंदर्य एहसास करना है तो, नहीं तो अपने आप खुद उसको चूमने का जो प्रयत्न करना है तो आपको मेघालय का जाना है। मेघालय एक सुंदर स्थानीय प्रदेश है। इसको बादलों के घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बादलों के घर भी कहते हैं। क्यों वहां बादलों के घर कहते हैं, इसके बारे में हम पाठ में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आशय है यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्य का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम रहना है एक एक जगह एक एक तरह से वैशिष्ट्यपूर्ण है। जिस तरह समझ लीजिए कर्नाटक बहुत शिल्पकला और वास्तुकलाओं का वीर है। राजमहल है, श्रवणबेळगोळ गोमटेश्वर मूर्ति है, विजापुर के गोल गुंबज है, अब विजयपुरा बन गया है। और इसके अलावा मैसूरू पैलेस है, बेलूरू हलेबीडु है, सोमनाथपुर है। इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य, हमें जो प्राकृतिक सौंदर्य देखना है तो करावली बाग में आना है। कोस्टल एरिया अत्यंत सुंदर नजर आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत सुषुम है। सह्याद्री जो पर्वत है, यह सभी कर्नाटक के सौंदर्य को विश्व भर में अजरामर किया है। बच्चों, वैसे ही एक और जगह है इसी तरह सुप्रसिद्धि पाए हुए, वह है मेघालय। मेघालय को एक तरह से बादलों की घर कहा तो दूसरी तरह से यहां बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे केव्स मिलते हैं, गुफा कहते हैं ना, वहां मिलते हैं।
और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, मनुष्य किस तरह महसूस कर सकते हैं, यहाँ अत्यद्भुत तरीके से यहाँ हम उल्लेख कर सकते हैं। हम सिर उठाकर ऊपर देखें तो बादल बहुत दूर है, बादल हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेघालय में आपके सिर के नीचे रहते हैं बादल, घुमड़ते रहते हैं। बहुत जो बड़ी मात्रा में बादल छाए हुए हैं, बादल अत्यंत नजदीक से हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे बादलों का घर कहते हैं, ये समझ लीजिए। मेघालय यानी बादलों का घर, मेघा प्लस आलय मेघालय, मेघा यानी बादल, आलय घर है, मेघालय बादलों का घर है। और मेघालय की राजधानी शिलांग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, गोवा की राजधानी पणजी है, और उसी तरह मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या है? शिलांग है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, हर वक्त, सुबह शाम, रात को, दोपहर को, सभी वक्त समय पर बादल छाए हुए नजर आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। उत्तर भारत के, यहाँ उत्तर भारत में कहना थोड़ा यहाँ है, यहाँ तो पूर्वी भारत है, फिर भी हम पुस्तक में दिए हैं इसलिए हम वैसे ही देखेंगे। उत्तर भारत मतलब उत्तर और दक्षिण में दोनों भागों में पाठ किए तो उस वक्त वहां उत्तर में है। कैसे के उत्तर के बाद उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है ऐसा हरी थीम, शायद कहीं भी देखने को नहीं मिले। ऐसे के ब्यूटीफुल नजर आते हैं, हरी थीमी मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत सुंदर, जो क्या है ना, स्वच्छंद ग्रीनरी का नजर हमें देखने के लिए मिले। इतना बड़ा और स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है, स्वच्छ नगर है। आपको वहां के जो नदियों को देखना है, क्लीन एंड क्लीन, पत्थर ये सभी अत्यंत सुंदर तरीके से दिखते हैं। एक बार आप कहीं भी जो ऐसा वीडियो, मेघालय का जो वीडियो देखने के लिए मिले तो वहाँ के नदियों की जो वीडियो देखने के लिए मिले तो देवकी नामक एक प्रदेश है, वहाँ एक बोटिंग कर सकते हैं। वहाँ आप देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल जो बोटिंग करते वक्त आपको वहाँ नजर आते हैं। पत्थर ये सभी बहुत अत्यंत जो कहना शुभ्र मतलब शुभ्र वाटर पानी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा हरितिमा शायद कहीं भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि क्या है, साल भर वर्षा होते ही रहने के कारण से यहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने के लिए मिलते हैं। शिलांग से चेरापूंजी के ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह समझ लीजिए, शिलांग से चेरापूंजी जाने के लिए एक, हमें यहाँ से मेघालय जाना है तो गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी जाकर वहाँ से आपको शिलांग जाना है, शिलांग से आप चेरापूंजी जा सकते हो। चेरापूंजी जाने जो मार्ग है, बहुत सुंदर जो मार्ग है, वो दोनों तरफ पहाड़ हमें देखने मिलते हैं, और जाते मार्ग में दोनों ओर पहाड़ है और दरख्त मतलब वृक्षों से भरा हुआ है, वृक्षों से भरा हुआ यहाँ है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। यहाँ जो रास्ता है ना, जैसे जो सांप जो चलते हैं ना, वैसे ही जो क्या ना आकार से बना हुआ है। रास्ते के पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहुत ही सुहानी हवा, कभी कभी हो जाते हैं बूंदाबूंदी। यहाँ आपको याद रहना है, कितना जो सुंदर जो दृश्य वहाँ नजर आते हैं ना, उसी तरह वातावरण भी बहुत कूल एंड कूल रहते हैं। दिखाई पड़ते हैं बादल जो के ना हर एक जो समय पर आपको दिखाई देते हैं। सुहानी हवा, बहुत मंद से बहने वाले हवा, कभी कभी हो जाते हैं बूंदाबूंदी, यानी कभी कभी कब वर्षा होते हैं या मालूम नहीं है, होते ही रहते हैं
ऐसे यहाँ कह सकते हैं। चेरापूंजी से आया हूँ यह पाठ आज की कक्षा में यहाँ ही समाप्त करने वाला हूँ। आने वाली कक्षा में हम इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।